तो लास्ट क्लास में मैंने एंटीबॉडी का मोनोमेरिक स्ट्रक्चर को समझाया। अब आज की क्लास में हम एंटीबॉडी के डिफरेंट क्लासेस देखेंगे। अब लोग एंटीबॉडी का डिफरेंट क्लासेस किस बेसिस पे बने हैं, तो देखो ये क्लासेस बनाने पे तो बहुत तामझाम है, मैं उस पर डिटेल में घुसूंगा, बहुत टाइम लगेगा, बस इतना ही समझ लो। कल जो मैं बता रहा था ना कि वेरिएबिलिटी, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, उसी कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप के क्लासेस बनते हैं। ठीक है, तो आपको इस लेवल पे 5 क्लासेस बताए जाते हैं। फिर क्लासेस का भी सब क्लास होता है, वो सब मत जानो। टोटल 5 टाइप के क्लासेस है एंटीबॉडी के। अगर ये पूछा जाए आपसे कि 5 क्लासेस बनाने का काम किसने किया है, तो WHO ने ये काम किया है। ठीक है, तो कौन कौन सा 5 क्लासेस हैं, आपको तो उसके बारे में और उसकी प्रॉपर्टी को याद रखना है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वन IgG, एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। IgM, इन दोनों को पहले कंपैरेटिवली देख लेंगे अभी। देन IgA, IgD और IgE। अभी ट्रिक से भी याद करवा दूंगा, पहले एक एक करके सबका मतलब समझो। ठीक है, हम लोग किस सबका जनरल फीचर। सबसे पहली बात, कौन किस फॉर्म में मिलता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुना ध्यान से, IgG ये हमेशा मोनोमर के फॉर्म में मिलता है। IgG और IgD और IgE हमेशा मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, जो कल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था। जबकि IgM मोनोमेरिक फॉर्म में भी मिलता है और पेंटामेरिक फॉर्म में भी मिलता है, मगर मेनली पेंटामेरिक फॉर्म में मिलता है। IgA मोनोमेरिक फॉर्म में भी मिलता है और पेंटामेरिक फॉर्म में भी, सॉरी डायमेरिक फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन मेनली डायमर के फॉर्म में मिलता है। तो कल को पूछा जाता है कि कौन कौन से एंटीबॉडी एक्सक्लूसिव मोनोमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। आंसर विल बी IgG, IgD, IgE। कल को पूछा जाए कौन कौन से एंटीबॉडी मोनोमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, सभी मोनोमेरिक फॉर्म में सभी मिलते हैं। कल को पूछा जाए कौन से डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, केवल IgA। कल को पूछा जाए कौन पेंटामेरिक फॉर्म में मिलते हैं, केवल IgM। अब सुना, जहां पे डाइमर ऑफ एंटीबॉडी होता है, जैसे ये देखो कल मैंने बताया था, ये एक मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर, तो क्या होता है, इस दोनों मोनोमर को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ज्वाइनिंग चेन होता है, दिस वन, इसको बोलते हैं जे चेन। दिस इज द ज्वाइनिंग चेन, जे चेन। तो ये जे चेन क्या कर रही है, उसको कनेक्ट कर रही है। एक ही जे चेन होता है, सॉरी, इस तरीके से ये जे चेन है, जे मतलब ज्वाइनिंग चेन। तो जे चेन कहाँ मिलेगा, IgA। तो क्या केवल IgA में मिलेगा, नहीं, IgM में भी मिलेगा। तो इसमें देखो 5 पेंटामेरिक, मतलब पेंटामेरिक फॉर्म में कैसे मिलेगा, ऐसे। अब इसका इधर ये कर दो और सबको जे चेन से जोड़ दो। ये देखो सब जे चेन से जुड़ गया। तो मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि IgM में टोटल 5 मोनोमर हैं, पेंटामेरिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे जे चेन का नंबर कितना है, जे चेन का नंबर कितना है, 5 ही होगा ना। 1 2 3 4 5। और इसमें कितना है, इसमें एक, ये वाला। तो चलो ये तो क्या हो गया, IgA और IgM। जे चेन वहां मिलेगा जहां पॉलीमेरिक फॉर्म आया हो, मतलब एक से अधिक मोनोमर आके जुड़ रहा हो। चलो ठीक है, जे चेन नाम है उसका। इसके अलावा ये जो IgA होता है, इसके पास एक्स्ट्रा और स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं एस रीजन। क्या काम है भी बताऊंगा। एस रीजन मतलब सेक्रेटरी रीजन। तो पहले तो स्ट्रक्चर सभी का क्लियर है। बोलो, मोनोमेरिक फॉर्म तो किसी को बनाने की जरूरत नहीं है ना भाई। मोनोमेरिक फॉर्म तो कल आपने पढ़ ही लिया है। 2 हैवी 2 लाइट डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड, और N टर्मिनल C टर्मिनल, वेरिएबल रीजन। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, मैं सब में नंबर पूछ रहा हूँ। IgG में पैराटॉप का नंबर, IgG में पैराटॉप का नंबर फटाफट बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। 1 1, एक पैराटॉप। कल मैंने एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप बताया था, एक एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप, 2। तो इसमें IgG में कितने पैराटॉप, 2। चलो मुझे IgM में टोटल पैराटॉप बताओ जल्दी से, जल्दी। 10 10। और IgA में
IgA में 4, 8 कहां से हो गया? 4, IgD में, हाँ, IgD में 2, 2, IgE में 2। तो ये है नंबर ऑफ पैराटॉप। अब मुझे एक बात बताओ, कल आपको मैंने बताया था जो एग्लूटिनेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्या एपिटॉप पैराटॉप के बीच में ही होता है? लो, एपिटॉप पैराटॉप के बीच में होता है। यस सर। यस तो मुझे बताओ कि मैक्सिमम एग्लूटिनेशन पावर किसके पास होगा? फटाफट, मैक्सिमम एग्लूटिनेशन पावर किसके पास होगा? IgM के पास। बहुत अच्छा, IgM के पास। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IgM मैक्सिमम एग्लूटिनेशन पावर, मैक्सिमम एग्लूटिनेशन पावर IgM के पास होगा, मैक्सिमम एग्लूटिनेशन पावर। और यही तो कारण है, जब किसी भी पैथोजन का अटैक होता है तो सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन है? IgM। याद है, सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी IgM, क्योंकि एक एक एंटीबॉडी 10-10 पैराटॉप को पकड़ पकड़ के रखेगा। तो सबसे अच्छा एंटीबॉडी ये है ना, इसलिए सबसे पहले IgM ही बनता है। समझ में आया सबसे पहले IgM क्यों बनता है? तो अब IgG पे पता है, मोनोमेरिक फॉर्म में IgG भी मिल रहा है, IgD भी मिल रहा है, IgE भी मिल रहा है, मगर जो कांस्टेंट रीजन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कांस्टेंट रीजन का पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड, सबसे कम होता है IgG में। इसीलिए मैं अगर बोलूं तो सबसे लाइटेस्ट हल्का एंटीबॉडी IgG होता है। तो मुझे बताओ, अगर सबसे लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का एंटीबॉडी IgG होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, तो मुझे बताओ मोस्ट डिफ्यूजेबल, जो ब्लड से डिफ्यूज करके टिश्यू के पास जा सके, मोस्ट डिफ्यूजेबल एंटीबॉडी कौन होगा? IgG। So this is called as most diffusible एंटीबॉडी, क्योंकि ये सबसे हल्का है। और यही कारण है चूंकि ये सबसे हल्का है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, यही कारण है कि जब आप फिटस थे तो माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस करके IgG आपके ब्लड में आ गया और आपको पेसिव मतलब आपको बॉडी ने नहीं बनाया, नेचुरल मतलब प्रकृति माँ से मिला है। कौन सा इम्यूनिटी? भले ही हम इसको काउंट करते हैं किसमें, एक्वायर्ड में, क्योंकि एंटीबॉडी है, लेकिन दिस इज एक्चुअल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी which is considered as a part of innate immunity, क्योंकि बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, तो ये IgG एंटीबॉडी सबसे लाइटेस्ट एंटीबॉडी है, इसलिए ये डिफ्यूजेबल, हाईली डिफ्यूजेबल है, इवन प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी आ जाता है इधर। ठीक है, आपके फिटस को इम्यूनिटी देने। नेक्स्ट चलते हैं IG। अच्छा एक बात और, IgG में याद करो, कल मैंने बोला था कि जो ऑप्सोनाइजेशन होता है, बैक्टीरिया का ऑप्सोनाइजेशन करता है, ऑप्सोनाइजेशन में 2 एंटीबॉडी काम आती है। कौन कौन? IgM और IgG दोनों आती है, लेकिन मेन ऑप्सोनाइजेशन, मेन ऑप्सोनिन एंटीबॉडी ये है, ये भी ऑप्सोनिन है, ये भी ऑप्सोनिन एंटीबॉडी है, ये भी ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, बट मेनली कौन हेल्प करता है? IgG। कारण जानना चाहोगे? Yes, sir. दिस इज पैथोजन, अब पैथोजन का ये क्या है? मान लो ये पैराटॉप है, सॉरी हाँ एपिटॉप नॉट पैराटॉप, एपिटॉप है। एंटीबॉडी आया और उसके साथ बाइंड कर गया। ठीक है, एंटीबॉडी आया और उसके साथ बाइंड कर गया, चलो ठीक है। यहाँ पे ये पेंटामेरिक फॉर्म में, तो मैं पैथोजन यहीं पे चिपका दूं, चलो यहीं पे चिपका देता हूँ पैथोजन। और ये देखो क्या है, एपिटॉप पैराटॉप इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मुझे बताओ क्या ये वाला पार्ट, दिस वन इज FC रीजन, हेलो, दिस वन इज FC रीजन, क्या यहाँ पे भी ये दिस वन इज FC रीजन? हेलो, दिस वन इज FC रीजन, Yes, sir. दिस वन इज FC रीजन, FC रीजन। मुझे एक बात बताओ, किसका FC रीजन फ्री है और किसका FC रीजन फ्री नहीं है?
आईजीजी का फ्री है और आईजीएम का आईजीजी फ्री का नहीं है। फ्री है। फ्री एफसी रीजन, और इसको बोलूंगा नॉट फ्री या एंगेज्ड एफसी रीजन। एफसी क्यों बोला? क्रिस्टलाइन फ्रैगमेंट्स आफ्टर द डाइजेशन बाय द पेपेन एंजाइम, कल बताया था, ठीक है। एफसी रीजन। अब बोलोगे सर एफसी रीजन से क्या लेना देना? ऑप्सोनाइजेशन का लेना देना है, सुना ध्यान से। अच्छा एक बार बताओ, सुनो, ऑप्सोनाइजेशन का क्या पर्पस है, मुझे एक बात बताओ, ताकि फेगोसिटिक सेल उसको इजीली रिकॉग्नाइज करे, यस और नो? फेगोसिटिक सेल इजीली रिकॉग्नाइज करे ना उसको, यही ना पर्पस ऑप्सोनाइजेशन का, ताकि पैथोजन का किलिंग अच्छे से हो, पर्पस तो यही है। तो सुनना ध्यान से, होता क्या है, एफसी रीजन मैक्रोफेजेस को या फेगोसिटिक सेल को अट्रैक्ट करता है। अब बोलोगे ये कैसे हो रहा है? एफसी रीजन में ऐसा क्या है कि मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करता है। सुनना ध्यान से, याद करो एक दिन मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पढ़ाया था, याद है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन का 3 पाथवे है, एक क्लासिकल पाथवे, एक अल्टरनेटिव पाथवे और एक लेक्टिन पाथवे, याद आ रहा है किसी को? और मैंने बोला था कि अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एंटीजन से एक्टिवेट होती है। लेकिन जो क्लासिकल पाथवे है, यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। कुछ याद आ रहा है क्लासिकल पाथवे में? तो जो ये एफसी रीजन है, ये एफसी मतलब कि पूरा एंटीजन हो गया, ये क्या एंटीजन है, एजी लिख दूं, एजी, और ये क्या एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी। तो बताओ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो ये एफसी रीजन है ना, इसी एफसी रीजन पे आके बाइंड करता है कौन? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कौन बाइंड करता है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करता है, और जब यहाँ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करता है तो सीरीज में बाइंड करता है। एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड किया, वो एक्टिवेट हो गया, फिर नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड किया, एक्टिवेट हो गया, फाइनली एक्टिवेशन होते 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 मेम्ब्रेनेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है जो इस पैथोजन को किल करता है। एक तो ये काम। दूसरा, जब ये प्रोटीन यहाँ बाइंड करता है तो उसका कुछ पार्ट यहाँ बाइंडेड रहता है और कुछ पार्ट रिलीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन आया, वो इसके साथ बाइंड किया और कुछ पार्ट रिलीज हो गया। जो ये रिलीज्ड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, वो फेगोसिटिक सेल को अट्रैक्ट करता है। तो हम इनडायरेक्टली बोलते हैं कि एफसी रीजन फेगोसिटिक सेल को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में क्या है कि एफसी रीजन helps in the activation of complement pathway, that is the classical pathway of complement system, and released complement fragments of the protein. Complementary protein का released fragments attracts the macrophages or the phagocytic cell. तो अब मुझे एक बात बताओ, किस केस में आईजीएम और आईजीजी दोनों ऑप्शनलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, मगर किस केस में ईजी एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का? ईजी कहाँ होगा? आईजीजी आईजीजी में, क्योंकि इसका आईजीजी रीजन एफसी रीजन फ्री है, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इजीली बाइंड करेगा। सो द मेन ऑप्शन इन प्रोटीन इज आईजीजी, बट आईजीएम आल्सो हेल्प इन ऑप्शनलाइजेशन। तो मैं अगर कल को बोलूं कि भले ही आईजीएम ऑप्शनलाइजेशन में मेन नहीं है लेकिन आईजीजी मेन है, लेकिन एग्लूटिनेशन पावर किसकी ज्यादा है? एग्लूटिनेशन पावर किसकी ज्यादा है? एग्लूटिनेशन पावर तो आईजीएम की ज्यादा है। और एग्लूटिनेशन पावर ज्यादा होने का कारण क्या है? क्या एफसी रीजन पावर रीजन है? नहीं, रीजन है नंबर ऑफ पैराटॉप, नंबर ऑफ पैराटॉप। देन अब मुझे एक बार बताओ, आपको नहीं लगता कि आईजीएम सबसे भारी वाला एंटीबॉडी होगा, हैवीएस्ट एंटीबॉडी? हेलो, दिस इज द हैवीएस्ट एंटीबॉडी। यस सर। और सुनो, इसको 2 और टैग दे रहा हूं मैं, एक तो दे रहा हूं ओल्डेस्ट एंटीबॉडी, और एक दे रहा हूं फर्स्ट एंटीबॉडी। इन दोनों बातों में अंतर है। आपके जीवन में सबसे जो पुराना एंटीबॉडी, अगर आपके ब्लड में आज भी कोई एंटीबॉडी में देखूं अगर है वो, तो सबसे पुराना एंटीबॉडी आईजीएम होगा। पता है क्यों? जब आप एम्ब्रियोनिक पीरियड में थे, आपके खुद का बॉडी सबसे पहले एंटीबॉडी आईजीएम बनाया था। देखो, आपको तो मदर से आईजीजी मिला, वो आपका थोड़ी होता, मदर वाला है ना। मैं आपके बॉडी का बोल रहा हूँ, आपका खुद का बोल रहा हूँ। आपके खुद का सबसे पुराना एंटीबॉडी आईजीएम है। उस टाइम अगर फिटस कंडीशन में आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ, बाय चांस बाय बर्थ को ऐसा इन्फेक्शन हो रहा हो, तो उस समय उससे लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम आईजीएम बना लेता है। ठीक है, सो दैट कॉल्ड ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। फिर इसको फर्स्ट एंटीबॉडी क्यों बोलते हैं, को बताएगा? एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के केस में मोस्टली सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी कौन है? प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में कौन है, जल्दी बोलो? आईजीएम। आईजीएम। अब अगर मैं कल को ये पूछ रहा आपसे कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में पहले कौन बनता है? आईजीएम आईजीजी में पहले कौन बनता है? दोनों सेम टाइम पे बनता है। आईजीएम।
अरे दोनों सेम टाइम पे बनता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ। कौन ज्यादा अमाउंट में बनता है? आईजीजी ज्यादा अमाउंट में बनता है, ये बात हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर चुके हैं। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द आईजीजी एंड आईजीएम। इसमें मोस्ट ऑफ द बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। जे चेन यहाँ पे है, वहां पे जे चेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोनोमेरिक फॉर्म में। नाउ आईजीए मोस्टली डायमेरिक फॉर्म में मिलता है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, ये तो पेंटामेरिक फॉर्म में मिलता है, ये कहाँ मिलता है? पेंटामेरिक फॉर्म में मिलता है, वो कहाँ मिलता है? पता कहाँ मिलता है? ये जो पेंटामेरिक फॉर्म में है ना, वो बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर एज अ रिसेप्टर, एज अ बी सेल रिसेप्टर एक्ट करता है। फिर आप बोलोगे सर आप तो बताते थे एज अ रिसेप्टर बी लिम्फोसाइट पे आईजीडी एक्ट करता है, यस और नो? सरफेस एंटीबॉडी है ना, फिक्स्ड एंटीबॉडी, आईजीडी एक्ट करता है, यस। मेन बी सेल रिसेप्टर की तरह आईजीडी ही एक्ट करता है। आईजीडी बना ही इसलिए है क्योंकि वो बी सेल रिसेप्टर की तरह बी लिम्फोसाइट में एक्ट करे। बट कुछ बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर आईजीएम भी देखे गए हैं। तो अगर मुझे बताओ कल के बोला जाए कि कौन कौन एंटीबॉडी एज अ बी सेल रिसेप्टर एक्ट कर सकता है, ऑप्शन है आईजीडी, आईजीएम, बोथ। आंसर क्या जाएगा? आंसर क्या जाएगा? बोथ। Both. लेकिन अगर बोथ ना हो, दिया हो आईजीडी, आईजीए, आईजीएम और आईजीजी, अब क्या चूज करोगे? आईजीडी, IGD. क्योंकि आईजीडी बना ही उसी के लिए है, वो बना ही एक बी सेल रिसेप्टर एक्ट करने की तरह, ठीक है? तो ये एक्ट एज आल्सो एक्ट एज बी सेल रिसेप्टर। तो हो गया आईजीएम आईजीजी के बारे में सारी बातें। अब आते हैं आईजीए के बारे में। सुनना, आईजीए भी मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, बहुत कम माइन्यूट क्वांटिटी में मिलता है, बहुत कम, लेकिन मिलता है। मगर ये मेनली किस फॉर्म में मिलता है? डायमेरिक फॉर्म में। और सुनना ध्यान से, ये ब्लड में नहीं मिलता है। ब्लड में मिलता है थोड़ा बहुत, और ब्लड में मोनोमेरिक फॉर्म में ही मिलता है। और जो इसका डायमर होता है वो कहाँ मिलता है आपको? बॉडी सिक्रीशंस में, एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, जो सेल के बाहर सिक्रीट्स होते हैं ना, सिक्रीशंस, उसके बाहर, जैसे स्वेट, पसीना, मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला सिक्रीशन, एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन, मिल्क, इन सब चीजों में, टीयर्स, इन सब चीजों में देखने को मिलेगा आपको आईजीए एंटीबॉडी। आईजीए एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन, जैसे कि मैंने बताया अभी, स्वेट हो गया, मिल्क। याद करो मैंने बोला था कि बर्थ के 10 बाद जो प्रेग्नेंट लेडी के जो अभी सॉरी की जो पार्चुरेशन हो रहा है बेबी का, उस टाइम जो न्यूली बॉर्न बेबी को मिल्क मिलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। प्रेग्नेंट लेडी के 7.5-8वें महीने के बाद मिल्क बनना शुरू हो जाता है, और उसमें आईजीए एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चा को जन्म के बाद ये इम्यूनिटी देता है, जन्म के बाद बना बनाया, पेसिव, अगेन पेसिव, पेसिव, नेचुरल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आईजीए, ठीक है? तो ये मदर के मिल्क में मिलता है, पसीना में मिलता है, स्वेट में, सलाइवा में, इवन म्यूकस में भी, जो म्यूकस होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हो, कहीं पे भी म्यूकस में भी आईजीए एंटीबॉडी अच्छी खासी मात्रा में होती है। सो दिस इज आईजीए एंटीबॉडी। अब सुनना ध्यान से, अच्छा आईजीजी कब काम आता है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में मेनली काम आता है। आईजीएम कब आता है? कब काम आता है? मेनली प्राइमरी इम्यून रिस्पांस पे काम आता है, मेनली बोला मैंने। बाकी वो दोनों मिलकर प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस संभालता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। आईजीए कब काम आता है? किसी भी प्रकार का पैथोजन अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इनहेल हो रहा है तो वहां म्यूकस में पाए जाने वाले आईजीए संभाल लेगा। अगर बाय चांस जो अभी बेबी को पार्चुरेशन करा रही है, कौन सी फीमेल, जो अभी जस्ट बेबी बर्थ की है, ठीक है, उसके निप्पल्स के ओपनिंग से अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे आईजीए एंटीबॉडी, क्योंकि मिल्क है, मिल्क तो आईजीए एंटीबॉडी है, उसको किल कर देगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी प्रकार का पैथोजन आप इंजेस्ट कर लिए, खा लिए हैं, तो उसको किल करेगा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में भी आपका म्यूकस है, सलाइवा है स्टार्टिंग में ही। तो ये जितने भी आंखों के जरिए अगर कोई पैथोजन जाना चाहता है, तो ये जितने भी इंजेस्टेड, इनहेल्ड या फिर ओपनिंग के जरिए एंटर होने वाला पैथोजन है, उसको ट्रैप करके किल करने का काम किसका है? आईजीए एंटीबॉडी का है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर मैंने ऐसा बोला कि आईजीए एंटीबॉडी, बच्चे दूध पीते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में कोलेस्ट्रॉल खूब ज्यादा एंटीबॉडी मिलता है, और बाय चांस मैंने बोला कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी आईजीए एंटीबॉडी है जो इंजेस्टेड पैथोजन से बचा रहा है, तो आपने कभी एक बात सोचा, आईजीए एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड?
Protein बोलो। molecule. क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो क्या प्रोटीन मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है स्टमक में? अरे प्रोटीन मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है स्टमक में? No. sir. तो एक बार बताओ, आपने कभी सोचा कि आईजी एंटीबॉडी जो बच्चा मिल्क में पी रहा है, जब उसका प्रोटीन जब उसका डाइजेशन ही हो जाएगा उसके स्टमक में, तो ब्लड तक गया ही नहीं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तक तो गया ही नहीं, उसका स्टमक में डाइजेशन हो गया, तो फिर ये कैसे बोल रहे कि वो इम्यूनिटी दे रहा है? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपके बॉडी के अंदर जो भी इंजेक्टेड पैथोजन है, हम कह रहे हैं कि वो म्यूकस में, जो एलिमेंटल कैनाल का म्यूकस है उसमें ट्रैप हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ट्रैप हो जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा म्यूकस के साथ पैथोजन जब जाएगा मान लो स्टमक रीजन में, और उससे पहले एंटीबॉडी भी बाइंड भी नहीं किया था, स्टमक रीजन में जाकर तो एंटीबॉडी खुद ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर इम्यूनिटी कैसे दे रहा है? क्या लगता है, इम्यूनिटी दे भी रहा सर है नहीं दे रहा? जो स्टमक में पैथोजन आ रहा होगा, तो सर स्टमक में पैथोजन आ रहा होगा उसको मारा होगा। भाई स्टमक में पैथोजन को आईजी एंटीबॉडी तब मारेगा ना जब आईजी एंटीबॉडी खुद बचेगा, वो तो खुद डाइजेस्ट हो जाएगा ना, प्रोटीन है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से तो खुद डाइजेस्ट हो जाएगा ना। हाँ तो सुन, आईजी एंटीबॉडी के पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस रीजन। एस मींस सेक्रेटरी रीजन, क्योंकि ये बॉडी सिक्रीशंस में मिलता है, और बॉडी सिक्रीशंस में अगर ये मिलता है तो इसका चांसेस है कि अगर हमारे स्टमक रीजन में जाएगा तो इसका डाइजेशन हो जाएगा। जैसे बॉडी सिक्रीशंस मिल्क की हम बात कर रहे हैं या म्यूकस की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर डाइजेशन हो जाएगा तो फिर इम्यूनिटी कैसे देगा? लेकिन इसका डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एस रीजन उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से रेसिस्टेंस दिलाता है, इसलिए आईजी एंटीबॉडी का डाइजेशन नहीं होता है स्टमक रीजन में, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का डाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं आईजीडी एंटीबॉडी। आईजीडी एंटीबॉडी का बारे में एक ही बात फेमस है, क्या फेमस है जल्दी बताओ? बी लिम्फोसाइट पर एज अ बी सेल रिसेप्टर एक्ट करता है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ है। बी लिम्फोसाइट पर आईजीडी एंटीबॉडी एज अ बी सेल रिसेप्टर करता है, जबकि बी लिम्फोसाइट पर आईजीएमबी एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है, लेकिन मेनली आईजीडी ही एक्ट करता है। अब आते हैं आईजीई। आईजीई पता कहाँ होता है? आईजीई मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, ये स्पेशल प्रकार के सेल पर अटैच्ड होता है, दैट इज अ मास्ट सेल। मास्ट सेल। और पता है ये आईजीई एंटीबॉडी जब आपके बॉडी में कोई एलर्जन आता है ना, तो उस एलर्जन से ये बाइंड करता है, एलर्जन से ये बाइंड करता है, इसके पास एलर्जन बाइंडिंग साइट होता है, और ये एलर्जन से जब बाइंड करता है तो ये मास्ट सेल का एक्टिवेशन कर देता है। क्या करता है? मास्ट सेल का एक्टिवेशन। और मास्ट सेल एक्टिवेट होते ही कुछ केमिकल्स क्रिएट करती है एज अ रेस्पॉन्स, एलर्जिक रेस्पॉन्स, एंड दैट इज द हिस्टामिन और सेरोटोनिन। कल बताऊंगा एलर्जी में, कल 1-2 लेक्चर बाद बताऊंगा एलर्जी में क्या क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये केमिकल हिस्टामिन और सेरोटोनिन एलर्जिक रिस्पॉन्स को काउज करता है और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एलर्जी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बताऊंगा आगे। तो मतलब एक तरीके से आपको बॉडी को एक हद तक प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आता है, एक तो ये काम। दूसरा, अगर आपके बॉडी में कोई हेलमिंथल पैरासाइट, मतलब हेलमिंथिस, एस्केलमेंथिस या प्लेटी हेलमिंथिस, अगर इसका अटैक हो गया है जब पैरासाइट, तो उसमें स्पेसिफिकली आईजीई एंटीबॉडी ही काम आता है। तो आईजीई एंटीबॉडी का 2 काम, और ये आपके बॉडी में सबसे कम मात्रा में मिलता है। अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो परसेंटेज ये है, दिस इज द परसेंटेज। सबसे ज्यादा आईजी जी, देन सबसे ज्यादा 75% अकेले होता है, देन आईजीए 10 से 12%, देन आईजीएम 5% के आसपास, देन आईजीडी 1 से 2% और 0.5% के आसपास आईजीई। तो परसेंटेज का रेशियो ये है आपके पूरे बॉडी में मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट में बात करूं तो ये है, सबसे ज्यादा एम, देन ई, देन डी, देन ए, देन जी। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये देखो, अगर आपका एग्जाम में परसेंटेज कम आता है तो गम है ना, अरे गम दे, गम है ना, गम कौन देता है? एग्जाम में परसेंटेज गम देता है। फिर जब वो परसेंटेज आपके घर में गार्जियन के पास आता है तो वो आपके बॉडी का मॉलिक्यूलर वेट घटा देते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर वेट में दाग आता है। दाग मतलब मारपीट लगेगा तब आपको दाग बुझाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में दाग, तो ऐसे याद रखेंगे, परसेंटेज में गम दे
मॉलिक्यूलर वेट में दाग, तो परसेंटेज में गमदे, GAMDE गमदे, दिस इज सीक्वेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ द एंटीबॉडी, एंड मॉलिक्यूलर वेट में दाग, में ME देन DAG डैग। तो ये है परसेंटेज और मॉलिक्यूलर वेट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब आपके नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग, तो जो मिसिंग है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब आज आप अपने नोट्स पे, आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने ऐड कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स में ऐड कर देना। पहले देखो ट्रिक, परसेंटेज में गंदे, मॉलिक्यूलर वेट में दाग। अब आ जाओ, ये देखो एक एक करके मैं सारी लाइन पढ़ के बता देता हूँ। ये देखो IgG ओनली मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है, 75% अकेले, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट है, इसलिए मोस्ट डिफ्यूजिबल है। अच्छा बताओ कौन सबसे कम डिफ्यूजिबल होगा टिश्यू तक जाने के लिए, सबसे कम डिफ्यूजिबल? IgM. IgM, बहुत अच्छा, IgM. IgM। ये सबसे हल्का है, इसलिए प्लासेंटा को भी क्रॉस कर सकता है और बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी दे सकता है, ऑप्सोनिन की तरह एक्ट कर सकता है, ऑप्सोनेशन हेल्प करता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और क्रॉनिक इन्फेक्शन में काम आता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन समझ रहे हो ना, जो धीरे धीरे इन्फेक्शन होता है, नॉट एक्यूट, क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो उसमें जो क्रॉनिक इन्फेक्शन समझते हो ना, मैंने उस दिन बोला था, याद करो, कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, फिर जब कोई पैथोजन लंबे टाइम तक आपके बॉडी में रहता है, तो मैंने बोला था कि वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रहा है वो लाइन याद आ रहा है? तो अब अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गया तो ज्यादा कौन बनेगा? IgG ना, ज्यादा IgG ना बनेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्सोनिन प्रॉपर्टी ज्यादा है। देन यहाँ पे लिख भी दिया क्यों है ऑप्सोनिन प्रॉपर्टी ज्यादा, क्योंकि इसका FC रीजन फ्री होता है, तो एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन इजिली कराता है। अब आते हैं IgA, ये मेनली डायमर फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये मोनोमेरिक फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। टोटल 10% होता है, सेक्रेटरी एंटीबॉडी, क्योंकि बॉडी सिक्रीशंस में मिलता है, सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रम, टीआर में भी मिलता है, ठीक है, उन सब में मिलता है। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इनहेल्ड, जो इनहेल कर लिया आपने नाक से, नेजल पैसेज एंड इंजेस्टेड पैथोजन। डायमेरिक फॉर्म और मोनोमेरिक दोनों फॉर्म में मिलता है, मगर मेनली डायमेरिक फॉर्म में मिलता है, और इसके पास 4 पैराटॉप होगा, इजी बात है ये तो। देन ये जे चेन, और जे चेन 2 होगा, यहाँ 2 जे चेन होगा, क्योंकि इधर से भी कनेक्टेड होगा ये, ठीक है। चलो वैसे जे चेन का नंबर तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, जे चेन, एंड ऑल्सो इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज द सेक्रेटरी चेन, जो कि उसको प्रोटोलाइटिक एंजाइम के डाइजेशन से बचाता है। देन IgM मेनली पेंटामेरिक फॉर्म में ही मिलता है और मोनोमेरिक फॉर्म में भी मिलता है। मोनोमेरिक फॉर्म में जो मिलता है वो बी सेल लिम्फोसाइट पर बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। ओल्डेस्ट एंटीबॉडी है, क्योंकि ड्यूरिंग फिटल कंडीशन कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन में सबसे पहले यही बना था, ठीक है। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन मतलब बाय बर्थ इन्फेक्शन, और सबसे पहले आपके बॉडी में यही एंटीबॉडी बनता है। अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ तो, अरे एक्यूट का मतलब होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और क्रॉनिक का मतलब होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, धीरे धीरे। तो एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहले IgM बनता है। बाकी पेंटामेरिक फॉर्म में मिलता है, ये है जे चेन और ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये मेन ऑप्सोनिन नहीं है, लेकिन ऑप्सोनेशन में हेल्प करता है। क्यों नहीं है मेन? क्योंकि इसका FC रीजन फ्री नहीं होता। देन IgD के बारे में तो एक ही बात है, मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, और ये सरफेस एंटीबॉडी है, फिक्स्ड एंटीबॉडी है, बी सेल पर मिलता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। देन IgE ओनली मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन, खास करके हेलमिंथल पैरासिटिक इन्फेक्शन में काम आता है, जब इस पे एलर्जन वगैरह बाइंड करता है, हिस्टामिन, सेरोटिन वगैरह स्क्रीन कराता है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। दिस इज ऑल अबाउट एंटीबॉडी। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ रिवा, सुन पा रहे हो रिवा? Sir. Yes, sir. रिप्लाई फास्ट करो, अदरवाइज क्लास से बाहर जाओ। सृष्टि, एनी डाउट? No, sir. विवेक? सर जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो सर जो दूसरे का मतलब जैसे IgM है, वो उसमें हेल्प करेगा या इसको अपोज करेगा? रुक जाओ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी तुमको पूरा आइडिया नहीं है, अभी जस्ट अगले से अगले मीटिंग में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये डाउट पूछना, ठीक है। एनी डाउट मोर? नो सर। चलो आओ अगले मीटिंग में ये पढ़ लो। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, क्योंकि ये नोट्स में मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ इस पे लिखा है, नोट्स पे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बातें ऐड कर लेना नोट्स में। लो पहले इन दोनों का लो, ले लिया?
अब आ जाओ इन दोनों का एक साथ लो, ले लिया। अब आ जाओ इसका लो, अब आ जाओ इसका लो। चलो आ जाओ, मिलते हैं अगले मीटिंग में।